गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। और ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफिकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना, तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचेंगे कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनकी कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूं, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा, अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या इस हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। अब जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट दैट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। एंड वेरियस इनएक्टमेंट बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा वेरियस इनएक्टमेंट। आप कह सकते हो कि सिटीजनशिप एक्ट एक तरह से कहीं न कहीं पार्लियामेंट के द्वारा इनएक्टमेंट भी तो है ना, कहीं पार्लियामेंट ही तो बनाया ना ये सब, जो सिटीजनशिप एक्ट है पार्लियामेंट सिर्फ ये एजुकेटिव ऑर्डर या सरकार के द्वारा ऑर्डर पास करके तो नहीं बना है। तो ज्यादा करेक्ट इसमें कौन होगा, मानता हूं ये चीज, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, क्योंकि आप में से कुछ न कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे, छोटी सी चीज में परेशान हो जाओगे, होते हैं बच्चे। सामने जो अच्छा आंसर मिल रहा है तो जो उसमें जो कम करेक्ट हो कंपेरेटिव भी उसमें खोदने की कोशिश करेंगे, सर ये क्यों नहीं होगा, ये भी तो होना चाहिए ना। एग्जाम में अगर ऑप्शन आपके पास होता है ऐसा कुछ BNC ANC BND, तो आपका ऑप्शन सेलेक्ट होता है BND, कोई डाउट नहीं। लेकिन ऐसे है तो सुनना है आपको B है, कभी कभी उतना ही दिमाग लगाना चाहिए जितना उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। बहुत ज्यादा सोचने के चक्कर में अच्छा क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे, करते हैं बहुत बच्चे। कुछ बच्चे हम लोग क्या करें, बच्चे में बच्चे का दोस्त नहीं होती उनके मन में पहले से। क्लासरूम में बैठे देखोगे कि क्लासरूम में क्या होता है कि अगर जैसे क्लासरूम में 500 बच्चे बैठे हुए हैं, 500 में 10-15 बच्चे ऐसे रहेंगे ना कि हर दिन कुछ ना कोई उठ के पूछेंगे ही पूछेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ। कितना इजी भी चीज बता दिया जाए ना, आधा घंटा पढ़ा दिया जाए, किसी को कोई डाउट एनी क्वेश्चन पूरा बता दिया जाए हर चीज डिटेल में, तो 10-15 में से जो जरूर रहेंगे कोई ना कोई उठ के सर यस सर ये कैसे, हाउ इट विल हैपन सर, इफ इट विल हैपन देन अदर आफ्टर दैट व्हाट कैन बी हैपन सर, व्हाट डिफरेंट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। अरे जब होगा जब बनाया जाएगा देखा जाएगा यार, पहले से परेशान हो रहे जोड़ा, इतना दिया गया उतना तो पढ़ लो ना, उतना तो कम से कम याद कर लो ना, उतना कुछ समझ लो ना, हर जगह होता है। खैर कितने लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं, देखा समझा कुछ पूछ पा नहीं, हर चीज की उधर जो डाउट रहा घर पे गए और थोड़ा बहुत पढ़ा डिफरेंट, अगर कोई डाउट रहा तो क्लियर करने की खुद से कोशिश कर ली, क्लियर है। कैसे किसी को वो मेहनत नहीं करना, डायरेक्ट है, सिर्फ सोचना है, पूछना है, सोचो पूछो पूछने की आदत हो जाती है बहुत ज्यादा। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं इस चीज को, होती है। अब वो बच्चा चाहकर भी होता नहीं, बचपन से उसकी क्यूरियसिटी, अच्छी बात है, क्यूरियस होना चाहिए, क्यूरियसिटी होनी चाहिए। तो हर चीज का लिमिटेशन है, मतलब दानवीर होना चाहिए, है ना, मदद करने वाला। अब इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसके चक्कर में हम ही लूट गए, इन द सेंस कि मतलब ऐसे कि आप गरीब को हेल्प कर रहे हो, ठीक है, कोई नंगा है उसको कपड़े दे रहे हो, आपको खुद भी पढ़ने लायक है तभी दोनों ऐसे करते देते देते खुद ही नंगे हो गए, ये भी हेल्प करने का तरीका नहीं हुआ। आप ये नहीं कि बहुत 60-60 में रहीसों की तरह रहे, सामने वाला नंगा है। देखिए आपके पास भी एक बेसिक चीज होना है, वो आपके पास भी हो, और उसके बाद आप बियॉन्ड हो तो आप दो। तो ये कहने का मतलब होता है, कहते नहीं कि संस्कृत में एक होता था हयति सर्वत्र वर्जयते, आधा होता है हयति, मतलब होता है कि अति, कहने का मतलब होता है अत्यधिक, सर्व बहुत ज्यादा, हमेशा छोड़ने की चीज होता है, वर्जियत त्याग करने की चीज होती है। वही संस्कृत में एक कोटेशन है, कहने का मतलब हयति सर्वत्र वर्जयते। मैंने भी संस्कृत कभी पढ़ा था तो उसमें ये था, पता नहीं यार पढ़े हुए लगता है, आई थिंक जो मैंने बोला है शायद 20 साल तो हो गया होंगे, 20 साल, हाँ 20 साल 20 ईयर आराम से, 20 साल से ज्यादा, सॉरी 20 साल ज्यादा, आई थिंक 25 ईयर के आसपास पहले मैंने भी पढ़ा था ये जो वर्डिंग बोला। तो चलो क्वेश्चन में जाते हैं। सिटीजनशिप एंड्स खत्म हो जाता है व्हेन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ स्टे आउट, बाहर लगातार इतने साल से लगातार रह गए, तो क्लियर सी बात है, उतना बार डिस्कस हुआ, 3 साल 5 साल 9 साल 7 साल कौन है, 7 ईयर। अब है एक और, अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू इंडियन सिटीजनशिप के रिगार्ड में इन सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं इसको कंसिडर करें, सोचिए, विचार, ध्यान लगाएं। तो क्या है, फर्स्ट वन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डिटेल्ड क्राइटेरिया
फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल है कि कैसे एक्वायर एंड लॉस कर सकते हैं? चलो एक्वायर कर सकते हैं कैसे, लेकिन उसी समय तक के लिए है ना, हर बार 26 जनवरी 1950 तक जब कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब वर्डिंग है इस्तेमाल। उसके बाद लॉस का, उसके बाद कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो किस पे है, आगे वाले एक्ट में है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड वन, ए पर्सन लूजेज इंडियन सिटीजनशिप, अपना इंडियन सिटीजनशिप खो देगा इफ पर्सन वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ द इनेमी कंट्रीज ड्यूरिंग वार। इनेमी कंट्री और ड्यूरिंग वार करके इसने क्वेश्चन को थोड़ा रोक दिया। अगर एक्वायर्ड सिटीजनशिप दूसरी कंट्री का तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 9 के जो मेंशन है टर्मिनेट, लेकिन कह दिया ड्यूरिंग वार में और भी इनेमी के साथ, ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ इनेमी वो ड्यूरिंग वार, तो एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ इनेमी ड्यूरिंग वार। तो एक तो सिटीजनशिप एक्वायर किया, तो उस समय हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करते हैं, होल्ड कर देती है, रोक देती है, और उस समय सिटीजनशिप तब तक नहीं होगा जब सिटीजन कोई गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन ना दे, ये है, तो गलत। एंड थर्ड वन, ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक, सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है टू मेक एनी प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, पार्लियामेंट को पावर है, स्टेट को नहीं पावर है, ठीक। सिटीजनशिप एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट की कोई नहीं रोल है, और किस मेजोरिटी से होता है, सिंपल या स्पेशल। तो सिंपल मेजोरिटी से मैंने बताया था, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी मतलब आर्टिकल 368 का प्रोविजन, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी की बात कही गई, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो कितने स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट, हाँ। तो ये स्टेटमेंट आपका ओनली द पार्लियामेंट हैज प्रोविजन टू मेक प्रोविजन, ये भी करेक्ट, ये गलत और ये गलत, तो एक ही तो करेक्ट हुआ। अब चलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हुआ ओवरसीज मतलब विदेशी, ओवरसीज मतलब इंडिया से बियॉन्ड, विदेशी, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता या भारतीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक, ठीक है, विदेशी है लेकिन भारतीय नागरिक है। तो क्या है, क्या ये ड्यूल सिटीजनशिप है या नहीं है, मैं बताऊंगा। देखो अभी तो नाम सुनो, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नाम क्लियर है, इंडिया का सिटीजनशिप है पर ओवरसीज है, विदेशी भारतीय नागरिकता। अब देखें, इन रिस्पॉन्स टू परसिस्टेंट डिमांड फॉर ड्यूल सिटीजनशिप particularly from the diaspora in the North America and other developed country, ठीक है। तो डायस्पोरा किसे कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका कौन सा है, डेवलप्ड कंट्री कौन सा है, ये थोड़ा करूंगा मैं आगे हल्का। इन सितंबर 2000 मतलब सितंबर 2000 के आसपास क्या किया, मतलब देखो यहां जानो कि जो भारत मूल के निवासी, जो भारत और इंडियन ओरिजिन रहा है, ठीक है, डायस्पोरा में 2-3 लोग सब आ जाते हैं, जो भारत में कभी माँ बाप कभी जन्म लिए हो, भारत का कोई एंसेस्टर रहे उनका, वो विदेश में रह रहे हो, या यहाँ के नागरिक एनआरआई जिसको बोलते हैं वहां रह रहे हो बाहर, ठीक है। एक होता ओवरसीज सिटीजन, इसमें ही है, बस इतना जानो, भारत से रिलेशन रहने वाले, भारत के मुल्क के पर्सन बाहर रह रहे हैं, उनको डायस्पोरा बोला गया है, ठीक है, डायस्पोरा बोला गया। एंड नॉर्थ अमेरिका किसको बोला गया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका कहने का मतलब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं, इसमें आपका मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये सब कंट्री आपका नॉर्थ अमेरिका में आता है। साउथ अमेरिका में कौन सा मैप, वर्ल्ड मैप पे दिखाऊंगा। साउथ अमेरिका में जो आपका पेरू हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, ये सब कंट्री होता है आपका। फिर उरुग्वे, पैराग्वे ऐसे से आती है, सब मैं भी दिखाऊंगा, वो आती है साउथ अमेरिकन कंट्री कहलाती है। डेवलप कंट्री इसके अलावा और कौन कहलाएंगे, ये तो अमेरिका भी कहलाएंगे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका ये सब डेवलप कंट्री। यूरोपियन कंट्री, वो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री डेवलप कंट्री में आते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट वाले जहाँ तेलों की भरमार है, खान है, दिनार, ये सब, तो वो भी कहीं ना कहीं डेवलप है, हमसे डेवलप में आते हैं। तो उन सब कंट्री में जो इंडियन पर्सन रह रहे हैं, उनका डिमांड था कि हमको वहां का सिटीजन है, सिटीजनशिप मिला हुआ, अमेरिका का सिटीजनशिप लेकर बैठे हुए हैं। उनका डिमांड था कि इंडिया ड्यूल सिटीजनशिप को रखो, और इंडिया का भी सिटीजनशिप हमको चाहिए, इंडिया से भी हमको लगाव है, इंडिया से प्यार है, हम इंडिया में पैसे भी भेजते हैं, आप हमारे लोग वहाँ हैं,
दादा दादी अदर भाई बहन यहाँ वहाँ है, ठीक है। हम यहाँ के ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप लेकर बैठे हैं, लेकिन हमको वहाँ भी लगा हुआ, हम चाहते हैं कि इंडिया में हम अपना बीच बीच में आते रहें जाते रहें, यहाँ भी कुछ दिन रहें, छुट्टियों में आए रहें, अपने कभी सोचे यहाँ जमीन उमीन लेके रखे रहें, प्रॉपर्टी लेके रखे रहें, कभी मौका मिले तो हमारे बाल बच्चे भी यहाँ आके पढ़ाई लिखाई करें, कोई डिग्री कोर्स ले, यहाँ कभी जॉब वो भी कर सके। तो कम से कम मान लिया हम 2-3 बच्चे पैदा हुए हैं तो कम से कम एक बच्चा हमारा चाहता है कि हम इंडिया में रहें, जहाँ से हमारा माँ बाप कभी रहे हों, उस पैतृक गांव में जाके रहें या उस पैतृक शहर में जाके रहें, पैटर्नल सिटी में रहें। वो कभी डिजायर होती है तो हमें ये सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाए। उनकी मांग थी, सरकार से मांग लगातार रही। मांग कैसे, जैसे कैसे होता है, मिनिस्टर साहब मोदी जी वहाँ गए, वहाँ पर लोगों से मिले, तो इंडियन ओरिजिन वाले पर्सन से सेमिनार चल रही है, बड़ा सा हॉल में बात चल रही है, ये नहीं बड़ी किसी को कुछ बोलना है तो अपना ओपिनियन लोग डिफरेंट डिफरेंट। मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ का नागरिक है, लेकिन हम हमेशा वहाँ का भी एक नागरिक हमें भी रहे, हम वहाँ आते जाते रहे, बहुत डिफिकल्टी होती है, कम समय के लिए वीजा मिलता है, तुरंत वीजा नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे लोग डिमांड रखेंगे तो सरकार सुनेगी। मतलब जो मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है कुछ करते हैं, कुछ किया जाए। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर had set up a high level committee on Indian diaspora under the chairman of एलएम सिंघवी। तो एक सरकारी काम में क्या होता है, कुछ भी कोई डिसीजन लेना तो पहले एक कमेटी बैठा दिया जाए। पंचायती राज वाला में बताया ना, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर बार कमेटी क्या है, रिकमेंडेशन, एक साल में ये कमेटी, 2 साल बाद फिर कोई कमेटी, कितने सारे मुदगाल कमेटी देखा है उसमें बताया है, बलवंत राव मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, मुदगल कमेटी, सिंघवी कमेटी आया है ना उसमें। उसके अलावा बीच बीच में इतने छोटे छोटे कमेटियां हैं, देखोगे मैंने डिस्कस भी नहीं किया था, दुनिया भर की कमेटी बन चुकी है। अब अभी भी सरकारी कोई स्कीम होता है, सरकार का कुछ है, कमेटी बना लो, कमेटी बना के भले ही कभी प्रोविजन होगा आपको कम से कम 10 मीटिंग करना है, उसके बाद वहां जाके इतने लोग मेंबर जाएंगे, डिसीजन लेंगे, गए चाहे ना गए, पेपर पर सब दिखा दिए, हो गया। तो ये सब है डिमेरिट लोगों में। तो कमेटी फिर बना। अब देखें डायस्पोरा किसे कहे, मैंने रफली यहाँ बताया। 2000 में लगभग डिमांड सब चल रहा था ये सब। तो इस समय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड वर्ड सब 1999 से ही बना। आगे मैं बताऊंगा, ज्यादा क्लियर रहेगा, अभी मैं नहीं बताऊं तो ज्यादा अच्छा है। अब देखें एलएम सिंघवी साहब कौन है, अभी जानते हो, अभिषेक मनु सिंघवी। एलएम सिंघवी कमेटी मैंने पंचायती राज में ही बताया था, एलएम सिंघवी शायद डिटेल में बताया था थोड़ा बहुत, पंचायती राज में नहीं पढ़ाया था मैंने। आई थिंक जब सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो कुछ बातें मैंने कुछ कहते बहुत सारी बातें बता दी थी, लगभग बता दिया है। तो आई थिंक इतना ही चैप्टर पढ़ाने में मुझे ऐसा लगता है, आप महसूस क्या करोगे, जो फैक्ट बात है 70% तो मैंने इंडियन पॉलिटी कवर कर दी है। 70% मतलब अगर ध्यान से आपने सुना है, पढ़ा है, समझा है, इतने एलिजिबल आप हो गए हो कि कुछ भी आप पढ़ो आपको समझ में आ जाए कि होता क्या है। बुक कोई भी उठा के पढ़ लो और आगे की चैप्टर भले आप ना पढ़ पाओ अभी तक में, फिर भी आप इतने कैपेबल, इतने हर चैप्टर को मैंने छू दिया है कि आप आराम से समझ लोगे। फिर आपकी मेमोरी पावर है, आपकी चाहत पे कितना आप रिटेन रखते हो और रिटेन रखना चाहते हो, कितने आप एफर्ट करते हो। लेकिन इतना लायक मैंने आपको कैपेबल बना दिया है अब तक में, आप महसूस कर लोगे। ठीक, सिर्फ कान खोल के ध्यान से चुपचाप शांति से बैठकर सुना और पढ़ा भी, खाली सुनने से नहीं होता। मैं पहले बता दूं, कुछ बच्चों की टेंडेंसी होती है एग्जाम पास में आया हो और खूब देखे जा रहे हैं, लेक्चर देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, वीडियो देखे जा रहे हैं, थोड़ा वो तो पैसिव लर्निंग है, आपको एक्टिव भी तो थोड़ा करना है ना, खुद से भी पढ़ना है, या नोट्स बनाया उसको पढ़ाया गया उसको देखना है कई बार, उसको याद करने की कोशिश करना है। सिर्फ खाली आप क्लासरूम के भरोसे रह रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। मैं क्लियरली बता दूं, यहाँ क्लास अटेंड कर ली, ये वीडियो खोल ली, इस टीचर का वीडियो देख लिए, उस टीचर से क्लास कर लिए, कई 2-3 कोचिंग ज्वाइन कर लिया और आप चाहोगे कंपटीशन निकाले, कोई भी कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये सिविल सर्विस नहीं, मेडिकल एंट्रेंस हो गया, इंजीनियरिंग का कोई IIT एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन, एक जगह कहीं से बढ़िया से चुपचाप अच्छे जगह से कर लिया और खुद उसके बाद आपको साथ में खुद भी पढ़ना है, वो बेटर है ना कि डिफरेंट लोगों के भरोसे ही खड़े रहने से। ऐसा नहीं होता। अब देखो
मैं बता दूं, अगर मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट होता मैं क्या बोलता, बच्चा मेरे वीडियो खूब देखते रहो, नंबर ऑफ व्यूअर बढ़ाते रहो, खूब लाइक सब्सक्राइब, क्या बोलते हैं यार, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, क्या शायद फॉरवर्ड करने के लिए बोलते हैं, शेयर, हाँ शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऐसे बोलते हैं ना, यूज होता है। एक करे मतलब कि जितने बच्चे तुम हमें देखते रहोगे, कई बार देखोगे हमारा वीडियो, कई बार देखो हमारा व्यूअर बढ़ेगा, उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझे आपको क्वालिफाई करवाना है ना, आपके लिए पढ़ा रहा हूं ना, आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो मैं अपना व्यूअर बना रहा हूँ, आप लोग भर दिन खोल के वीडियो ही खाली देख रहे हो, खुद नहीं पढ़ पा रहे हो, खुद क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, खुद सक्सेस नहीं कर पा रहे हो, अच्छा इंसान भी खुद नहीं बन पा रहे हो, तो क्या क्या मेरी अचीवमेंट है उसमें, ठीक है। कोई कोई मेरा ये कोई मतलब ही नहीं बनता है सब चीज का, मैं किस पर्पज के लिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को अब तक पता चल गया होगा या पता बाद में चल जाएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक, वो तो नहीं है मुझे कि नंबर ऑफ व्यूअर खूब बढ़ा है, बहुत सारे देखते हो ना, ऊपर से द काइंड ऑफ टीचिंग व्हाट आई गिव टू यू, जो मैं आपको देता हूँ, क्लियर सी बात है, मेरे वाले में बहुत सारे व्यूअर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि व्यूअर के लोगों की इंटरटेनमेंट चाहिए। तो देखो आजकल इंटरनेट फ्री हो गए तो लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल में, जो छोटी छोटी, ये तो मेरा तो मैं आपके सामने जो वीडियो जाएगा, हो सकता है आपके पास जब जाए तो ज्यादा पीरियड का हो सकता है, ना होगा, मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम 1.5 आवर के लिए। हालांकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कंटिन्यूअस 3 आवर 3.5 आवर 4 आवर लगातार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं दूंगा कट करके छोटे छोटे में, क्योंकि इतने लोग अगर सामने इंटरनेट पर देख रहे हो ना, या मोबाइल में या लैपटॉप पर देख रहे हो ना, तो बोर हो जाते हैं बच्चे। हालांकि मैंने कोशिश की है कि मेरा बच्चा कभी बोर नहीं हो, इतने देर में उसकी आंखें न झपके, नींद ना आए, जिस टाइप से मैंने दी है, कोशिश किया है, कोई भी बेस्ट नहीं होता, कोशिश किया है, लेकिन कितना भी आप अच्छा कर लो, डिफरेंट लोग डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट ओपिनियन देते हैं, ये बात मान लो, 100 में से कितना भी कर लो, 10 तो खराब बातें बोलेगा ही, कर लिखेगा ही, सुनेगा, सोचेगा ही, फैक्ट बात है, क्योंकि वो वाले ने ही डिफरेंट ब्रेन देके ही भेजा है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये कहने का मतलब है, मैं कह रहा था कि नंबर, और ये इसको समझने के लिए ब्रेन चाहिए, मानते हो, ब्रेन के साथ साथ कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ साथ आपका लगन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, तो ही जो मैंने पढ़ा है वो आपके काम आएगा और आपको समझ भी आएगा, मानते हो बात, ठीक है। जो जिनको उतनी लेवल के थिंकिंग नहीं है या उसकी चाहत नहीं है, वो जाएंगे नहीं और सुन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इनको थोड़े यहाँ हीरो हीरोइन मर्च मसाला, यहाँ की बातें वहां की बातें हैं, तो भाई, और कहीं ना कहीं कितने लेवल की बातें मैं बताता हूँ तो सोचते ही हो क्या है, मतलब पूरा दिमाग की बत्ती गोल हो जाती, खुल जाती है, आपको पता ही है, हर डायरेक्शन में, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, हर जगह से देता हूं, उसके लायक उस लायक होना चाहिए, और कैपेबल कैलिबर हर चीज। तो ऐसे केस में कितने लोगों के पास होगा, बहुत तो नहीं, क्या मुझे व्यूअर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, क्या इन वीडियो कोई लोग शेयर करने की कोशिश करेगा क्या, ना, कोई शेयर के पास जाए तो शेयर कर भी दे, तो 2-4-5 मिनट खोले, अरे यार ये क्या यार, इतना एक्ट क्या क्या, कहाँ ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स, कहाँ सिक्योरिटी, हर जगह चल जाता है यार, पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, कभी असेंबली में घुस जाता है, कहाँ घुस जाता है यार, मेरे पल्ले वल्ले नहीं पड़ता, और इसको देखने में कोई मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आ रहा है, कौन देखेगा, ठीक है। और स्टूडेंट में भी जो उस लेवल हो तभी, अदरवाइज जो नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी सोचेंगे यार इतना तो बहुत हाई फाई मेरे काम का नहीं मिलेगा, मुझे पता है, खैर ना मिले जो भी मिले लेकिन परफेक्ट मिले, और वो तो अलग बात, मैंने बताया है कि भले जॉब ना हो लेकिन कम से कम उसकी सोच सही हो, और जो भी ये सुनेगा, जो भी मेरी बातों को देखे, उसको मैं कम से कम अच्छा इंसान, तो भले ऊपर वाले ने कम दिया हो, लेकिन उसको जितना दिया उससे कहीं ज्यादा मैं बना तो दूंगा ही, अच्छा जॉब में हो या अच्छा इंसान ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ, तो मैंने कोशिश तो किया ही दोनों चीज, आपको क्वालिफाई कराने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाने की, सिर्फ क्वालिफाई कर गया और अच्छा इंसान ना बने तो मेरा भी कोई काम का नहीं है, ये भी बात मान लो, क्वालिफाई भले हुआ ना हुआ लेकिन अच्छा इंसान अगर मैंने सोसाइटी में भेज पाया, वो मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे फील हुआ कि हाँ मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। लेकिन सब बन गए, सारे ऑफिसर शायद ऐसे बन गए, लेकिन कोई अच्छा नहीं बने, तो मेरा सारा किया धड़ा मेहनत सब बेकार है, कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे एक कचरा है मेरे लिए, मैंने पहले बताया, गार्बेज है मेरे लिए इतना क्वालिफाई होना, लेकिन अच्छा इंसान ही नहीं हुआ।
बताया था, मैंने पहले ही बोला था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अच्छा इंसान हो मेरे लिए ये फर्क पड़ता है। तो अब है ये देखो, एक ग्लोब को मैंने रखा है, एक ग्लोब में मैंने ये दिखाया है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये मैप में देखो येलो कलर साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका कहलाता है पूरा, और बीच में सेंट्रल अमेरिका। तो यहाँ रीसा कोस्टा, ये पनामा, ये छोटे छोटे हैं, ये सब है यहाँ पर। क्यूबा ये सब आता है, कंट्री है, इसको कैरेबियन कंट्री बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, और ये आपका होता है चिली, पेरू और अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, वेनेजुएला, ये सब कंट्री। यहाँ उरुग्वे, पाराग्वे, ये साउथ अमेरिका का ही है। और बहुत ज्यादा बड़ा है तो छोटा कर दूं, और छोटा हो सकता है क्या, और छोटा नहीं हो सकता। तो ये है, देख लो, थोड़ा बड़ा करके नजदीक कर दूं। देखो यार, मैंने पहले बोला कि जब भी कोई कुछ नाम है, कंट्री है, तो तुरंत मैप खोल के जाना है। इतना करते करते आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई भी मैप की कोई क्लास नहीं होती है। कोई क्लास ले रहे हैं एक साल, एक महीने, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए, उसमें कोई आपको पूरा मैप नहीं पढ़ा पाएगा। पढ़ा भी पाता है तो वो आपको कोई काम का नहीं, जब तक आप बार बार ना जाते हो, आपको दिमाग में अल्टीमेटली एग्जाम तक हो जाना चाहिए कि आंख बंद करके बता सकते हो कि ये कंट्री कहाँ लोकेटेड है, इसके आसपास कौन कौन है। पहले तो इंडिया को ही मैंने पूरा क्या यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ाया था, तो पूरे स्टेट को मतलब उसको खंगार दिया था पूरे एकदम डिटेल में जा चुका हूँ। बॉर्डर, इसके आसपास कौन कौन है, इसके बगल में कौन बॉर्डर है, हर चीज। तो ऐसे करते करते आपको हर कंट्री के बारे में धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी, और होना भी चाहिए, एग्जाम में तो आता ही है। तो एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए एकदम भूख होनी चाहिए, कैसे ज्यादा नंबर आए, कहीं से कोई नंबर मेरा कटे नहीं, कहीं से कोई नंबर मतलब निगेटिव मार्किंग ना हो। कोशिश करते 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 ही तो आदमी बनता है ना। मतलब हर एक क्वेश्चन में गलत हो गया, कैसे गलत हो गया। एक अच्छे कुछ भी कीपर, अच्छे मतलब आप स्किल में, क्रिकेटर या स्टूडेंट की, पॉलिटिशियन की, कुछ में भी देखो, साइंटिस्ट की, जॉब में भी कहीं देखो, तो वो अच्छे आप जिसमें आप कुशल होना चाहिए चाहते हो, उसमें आप परफेक्शन चाहिए, तो आपको हर गलतियां पर ध्यान देनी होगी। गलती से भी गलती हो गया हो, गलती से वो गलती हो गई, जानबूझ के गलती नहीं किया, क्यों हो गया यार, ऐसा क्या चूक गया, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन नेगेटिव क्यों छूट क्यों गया, क्या पढ़ा था यार, यही तो इस टॉपिक को पढ़ा था, फिर भी कैसे छूट गया, क्या कमी रह गई, उसको बार गए, उसको डीप में थोड़ा और गए, तो क्वेश्चन गलत क्यों हो गया यार, पढ़ा नहीं इसलिए गलत हो गया, या पढ़ने के बाद गलत हो गया। पढ़ा नहीं गलत हो गया तो समझ में आता है कि जानते नहीं तो यार तुक्का मारा, पढ़ने के बाद भी गलत हो गया, ये कैसे यार। अब इतना आपको करना है, तभी मतलब नंबर पाने की मतलब वो होती है ना, भूख होनी चाहिए, तभी कोई कंपटीशन निकलता है। बिजनेस में भी क्या होता है, जो बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं काफी, तो हर बार कहां से और ज्यादा बेनिफिट, कहां से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, और क्या हो जाए, और कैसे एक्सपेंड कर दिया जाए, और बेटर कैसे हो जाए, इस बार इतना इनकम होता है, अगले बार इसको और कैसे बढ़ाया जाए, ये और बात है। इतना और करते चक्कर में आदमी कुछ चीजें, बहुत चीजें खो देता है, लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पल, अपने लोगों के बीच अपना प्यार, बहुत चीज खो देता है। मैं उतना भी जाने को नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टूडेंट फेज में 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे मेहनत है ना, उसके बाद भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही एकदम बिल्कुल लगे रहो, एकदम दिन रात इसी में लगे हुए हैं, न दोस्त से मतलब, न परिवार से मतलब, न माँ बाप से मतलब। बाकी हस्बैंड वाइफ हो तो अलग चीज है, उसके बारे में आई डोंट नो एनीथिंग मतलब चलो जिसका है भी है, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि उनको आपने छोड़ दिया, उनके साथ भी रहो, उनका लगाव रहे। किसी दिन रात आप अपने जॉब में ही लगे हुए हो यार, और कैसे गवर्नमेंट को मैं कंट्रीब्यूट करें, ये स्कीम और अच्छा कैसे बनाए, उसमें एक्ट, ये बिल बना रहे हैं हम, कैसे और बढ़ाए जाए, बड़ दिन उसी में ध्यान है, फील्ड में ही वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में ही काम लगे हुए हैं, अपने परिवार पर ध्यान नहीं है। जॉब में हो तो जॉब में, बिजनेस में हो तो बिजनेस में भर दिन, और कहाँ प्रॉफिट किया जाए, और कैसे एक्सपेंड किया जाए, उसी में लगे हुए हैं। सुबह में निकल गए, रात को आ रहे हो, सोए सवेरे निकल गए, दिन रात इसमें लगे हो, हमेशा मीटिंग में कर रहे हो, इसके साथ मीटिंग, उसके साथ मीटिंग, और खूब पैसा यहाँ से लोन, वहां से लोन, इसमें दिन रात लगे, अपना परिवार ही छोड़ दिया, अपना दोस्त यार ही छोड़ दिया, वो लाइफ भी नहीं है। देखिए आपके इसमें क्या है, कुछ पीरियड में इतना थोड़ा सा त्याग करना, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्वालिफाई करके ये हो गए, जॉब शांति से कर रहे हो, ऑनेस्टी से कर रहे हो, और बाकी जो रिमेनिंग टाइम बचे, परिवार को, दोस्तों को दो, दोस्तों को, अपने लोगों के बीच रहो, वो चीज आप मत खो। माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, वह है।
तो खैर इतनी तो समझ है ही, करते करते सारे मेरे बच्चे तो ट्रेंड हो चुके हैं, इसमें तो कोई डॉट है ही नहीं। हाँ, तो डायस्पोरा किसको बोलते हैं, जो रफली बताया था, यहाँ देखो डायस्पोरा जो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ये डायस्पेरिन, ये डिस्प्रिन नहीं है, एस्प्रिन डिस्प्रिन सुना होगा, ये ग्रीक वर्ड ये है। इसका मतलब था डिस्पर्सन, डिस्पर्स कर देना, वितरण मतलब डिस्पर्स मतलब फैला देना, फैल जाना, वो डिस्पर्सन होता है। तो नाउ रिफर्स टू एनी पर्सन्स बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर कंट्री, किसी पार्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, विथ ए कॉमन ओरिजिन और कल्चर, ओरिजिन वहीं से हुआ है, मतलब माँ बाप दादा दादी परदादा परदादी कहीं ना कहीं कोई वहां से जन्म लिए हैं, सेम उसी टाइप का कल्चर है। अब देखो क्या महसूस करोगे ना कि इंडियन अगर मतलब अगर इंडिया के हिंदू है, कहीं भी चले जाएंगे तो 50 साल 100 साल बाद उनको तो आप नाम से भी पकड़ लोगे, नाम भी रखेंगे तो जो अपना रिचुअल में, वेदों में, गीता में, ग्रंथों में, पुराणों में जिस हिसाब से जो नामे हैं उसी के हिसाब से नाम रखेंगे, रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश, आकाश, विकास, ऐसे ही नाम, ठीक है। ऋषि, सुनाक, कमला, मतलब कहने का मतलब ये बता रहा हूँ। तो यहाँ ऐसे ही नाम रखेंगे, कहीं चले जाए, शादी करने में भी उसी टाइप से कल्चर रहेंगे। साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ऐसे ही लुंगी पहन के, व्हाइट वाली शर्ट रहेगी, उसी टाइप से टीका रहेगी, ऐसे तो वैसे ही निकल। बंगाल से कभी बिलोंग करते हो, वहां चले गए तो उसी टाइप से पान के पत्ते में देखो ना कैसे करके शादी गोद में उठाया जाता है, टोकरी में उठा कर ले जाई जाती है, ऐसे वैसे ही। और अदर डिफरेंट रीजन से वैसे ही कल्चर उनकी रहेगी। कभी भी बाद में भी जाएंगे तो वहाँ अपना मंदिर वैसे ही सेटअप किए रहेंगे, मंदिर में वैसे पूजा करेंगे, बच्चे भी वैसे इन्वॉल्व होंगे, उस तरीके से शादी करेंगे। तो फुल में मंदिर से शादी किया तो दोनों जयमाला बोलते हैं, हाँ जयमाला में रहेंगे, वैसे शादी ब्याह, फेरे ओरे, लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे, जो मेहंदी का रस्म हो, हल्दी का रस्म हो, मिट्टी कोड़ने का रस्म हो, पानी काटने का रस्म, पानी को काट कर ऐसे चलता है। वैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में यह है कि होली में क्या होता है, लोग पुआ खाते हैं, बिहार में गुलगुला खाते हैं, तो चले जाएंगे उतने साल भी होगा तो उनके होली में वो पुआ गुलगुला, कभी भी बात होगा पुआ बना खाए, गुलगुला खाए, ऐसे। ईद है तो या बकरीद है तो बकरीद में जैसे यहाँ खाते हैं तो बकरा खाएंगे, या ईद में जो भी खाएंगे ऐसा, तो वहां भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे तो बेटा जी अब्बू ये खाया, ये बना, जी बाबू, जी अब्बू, ऐसे ऐसे चलेगा। तो वो कल्चर हुआ, समझ में आया ना। तो कॉमन ओरिजिन, कॉमन कल्चर, बट रिसाइडिंग आउटसाइड देयर होमलैंड फॉर वेरियस रीजन, मतलब होमलैंड जो मदरलैंड जो इंडिया रहा उससे चले गए बियॉन्ड, और ओरिजिन सेम है, कल्चर सेम है, तो कहलाएंगे इंडियन डायस्पोरा। अब देखिए एक और है, इट इज कॉमनली अंडरस्टूड टू इंक्लूड, कॉमनली माना जाता है किसको किसको, एनआरआई को। एनआरआई किसको बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, इंडियन का सिटीजन है लेकिन बाहर रह रहे हैं, पासपोर्ट है इंडिया का तो इंडियन ही सिटीजन है, वो एनआरआई कहलाते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के में ये सब आ जाएगा, बताया था ना। तो रजिस्ट्रेशन वाला जो एक्ट हुआ वहां पीआईओ किसको कंसिडर करते हैं, जो खुद इंडिया में कभी जन्म लिया है उसको माँ बाप, लेकिन पीआईओ कार्ड का आगे स्कीम आएगा उसमें कंसिडर करते हैं या तो खुद कभी इंडिया का रहा हो, माँ बाप, दादा दादी या परदादा परदादी, वहां तक को कवर करता है पीआईओ कार्ड में। नहीं तो नॉर्मल बोलचाल में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं कोई भी एंसेस्टर कभी इंडिया से बिलोंग किए हो, उनका परदादा दादा छरदादा, और उसके बाद भी क्या दादा होते हैं वो भी दादा दादा नाना नानी वो सब भी। एक तो वो हो गया, एंड ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अभी ओसीआई का चर्चा होगा। ओसीआई किसको मिलता है, जो इंडियन ओरिजिन रहे, बाहर ओसीआई के रूप में रजिस्टर किए गए हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और कुछ अधिकार उनको मिलेंगे कि इंडिया में आपको नौकरी का या वीजा का कुछ कुछ राइट मिलेंगे, रजिस्टर करवाना होगा ओवरसीज, मतलब कहीं ना कहीं वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही है, ओसीआई का कार्ड बनाए हुए हैं। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का भी एक कार्ड बना हुआ है उनका, वो बाद में दोनों कार्ड को मर्ज करके एक ही कार्ड रहा, ओसीआई कार्ड के नाम से जाना गया, कार्ड होल्डर, वो अलग बात है। तो ये सबको कहा गया। और ये मैंने बताया कि एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम होता था और ओसीआई स्कीम, दोनों को मर्ज कर दिया गया 2015 में, और एक ही कहा कि अब रहेगा ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम। तो ये मैंने यहाँ मेंशन की है। अब ये देखो क्या है,
रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये ओसीआई का एक तरह से पासपोर्ट का हो या ओसीआई के लिए जो डॉक्यूमेंट कार्ड मिलता है, ये कहलाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। ऐसे इसका कलर होता है, कलर क्या नेवी ब्लू टाइप का कलर है। अब ये है ये सब जो बैटर ओसीआई वाला जो डिमांड कब चल रहा था 2000 में, ठीक है ना। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी वाजपेयी साहब जी, या क्या है ऐसे जी पड़ा याद आ गया। हम गांधी जी बोलते हैं ना, गांधी जी बोल देते हैं, मोदी जी बोल देते हैं, ठीक है। मोदी जी बोल दिए, राहुल गांधी जी बोल दिए, सिर्फ कहो कि मोदी जी की राहुल गांधी जी बोल दिए, मैंने कहा खड़े अर्जुन जी सोनिया जी बोल देते हैं। लेकिन आप बिहार में अगर रहते हो ना, बगल में कोई चाचा लगते हैं, ठीक है। चाचा का कोई पुराना टाइप का नाम बता दो, कुछ बलदेव सिंह ऐसा नाम, बलदेव सिंह नाम है उनका, बलदेव चाचा रहते, बलदेव चाचा बोलते हैं, ठीक है। उनको बलदेव जी बोलते हो, बोल सकते हो कि कौन है बलदेव जी, आपसे मुझे बात करनी है, बलदेव जी मैं आपके साथ चलूं। अगर जी का क्या ऐसे बोल, बलदेव जी मारा दो चप्पल, चाचा बोलेगा तो अंकल बोलेगा, बलदेव जी है, लेकिन हम गांधी जी को जी बोल देते हैं, है ना। तो और चाहे क्या किसी को भी बोल दो, जो दादा अगर बगल में आपके लगते हैं कोई, ठीक है। तो राम बहादुर, ठीक है, भानु प्रताप, वो कोई बगल में पड़ोसी है दादा लगता है, दादा के कोई बड़े भाई हैं, चाहे छोटे दादा हैं आपके, तो उनको भानु प्रताप जी कह दो, लात खाओगे, मतलब ये थप्पड़ है, लात खाओगे, लात पैर से नीचे है। तो लेकिन वहां अगर आपने लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दे दिया, गांधी जी तो देश के पिता है, उनको तो हम गांधी जी बोलते हैं, इनको जी कह के नहीं बुला सकते हैं क्या, तो नहीं चलता है। खैर ये बिल क्लिंटन और ये अटल बिहारी वाजपेयी। बिल क्लिंटन में बता दूं ना, इनके बारे में जब उस समय इंडिया का ऐसा वोट चलता था, मतलब ऐसे यूएसए का जो बहुत ज्यादा दबदबा था, यूएसए का भी है उस समय, कोई बात में कहीं भी चुटकुले चल रहे थे, बिल क्लिंटन का नाम से बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन उस समय कहा जाता था, बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन। अपने आप को बिल क्लिंटन समझते हो क्या, मतलब ऐसा अभी कैसे कैसे किसको बोलूं, कौन ज्यादा, मुझे मोदी का नाम अभी इंडिया में है, ट्रम्प का यूएसए में कभी रहा कभी नहीं रहा, लेकिन उस समय के दौर में 2000 में बहुत छोटा था। तो जो कोई भी बात देखो, उसमें बिल क्लिंटन एंड बिल गेट्स, ये सब बहुत ज्यादा चलता था। बिल गेट्स को भी आई वांट टू बिकम बिल गेट्स, आई वांट टू बिकम बिल क्लिंटन। और अटल बिहारी वाजपेयी बिल क्लिंटन से मिला, बिल क्लिंटन ने चुटकुला ऐसे से बहुत आती थी उस समय बचपन में, मतलब पता नहीं यार, ऐसा ब्रेन है जो बहुत सारी बात उसमें सुना, वो मुझे आज तक रिकॉल हो जाती है। क्या दिया ऊपर वाले ने, जो चलो अलग चीज है। आप ये देखो, जो एलएम सिंघवी है, मैं बताया था इससे पहले, अभिषेक मनु सिंघवी, ये है आपके एलएम सिंघवी, ये है अभिषेक मनु सिंघवी, अभी के जो पॉलिटिशियन, कांग्रेस के पॉलिटिशियन, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, लॉयर, उनके फादर है एलएम सिंघवी, इनके अंदर कमेटी बैठी। एलएम सिंघवी ये राजस्थान के रहने वाले थे, शायद जोधपुर के। ये शुरू में अपना एलएलबी यहाँ से किया, फिर एलएलएम फॉरेन से भी किया इन्होंने, बहुत सारे आगे कोर्स किए हैं इन्होंने। इसके अलावा जब यहाँ लॉ प्रैक्टिस शुरू में वहाँ सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1967 के आसपास में 5 साल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसमें कांग्रेस का इतना दबदबा होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते। ये और बात है कि उसके 5 साल बाद फिर इलेक्शन हुई, फिर दोबारा जीत नहीं पाए, और वो जितना हारना पॉलिटिक्स, हमें उससे मतलब नहीं है। पंचायती राज में इनके नाम पर कमेटी देखा है। साथ में ये वीके मेनन, जो मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां वीके मेनन का नाम आया था। वो यूके हाई कमिश्नर ऑफ यूके रह चुके थे। इंडिया का एक होता है डिप्लोमेट के तौर पर जाना, डिप्लोमेट जैसे होते हैं वैसे हाई कमिश्नर। तो सेकेंड लार्जेस्ट सर्विंग रहे हैं ये एलएम सिंघवी। आई थिंक ये मतलब 93-94 के आसपास के पीरियड से लेकर 98-99 तक ऐसे रहे यहाँ यूके हाई कमिश्नर रहे, इंडिया रिप्रेजेंटेटिव कहो। और इनके बारे में क्या बोला जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा के मेंबर बने। जब आई थिंक डेथ हुई थी 2004-06 में आसपास डेथ हुई, तो उस समय भी राज्यसभा के मेंबर थे। ये बीजेपी से बिलोंग किए, बीजेपी से राज्यसभा के मेंबर बने, और इनके बेटा जो है कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से या बीजेपी से, व्हाटएवर। लोगों को देखते हो आज इस पार्टी में है, जिसकी गुणगान कर रहे हैं, इमीडिएटली इस पार्टी में उसको
बेनिफिट नहीं मिला, सीट नहीं मिली, वो रेपो नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट नहीं मिला, मान वो बहाव भाव नहीं मिला, स्विच ऑफ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं और अगले दिन से जिस पार्टी को खूब बुराई कर रहे हैं तो उसकी तारीफ शुरू, और दूसरी पार्टी में जिसमें थे उसकी बुराई शुरू कर जाते हैं। क्या इंसान है मतलब। इसलिए कोई नेता किसी पार्टी का स्टेटमेंट दे रहा है, एक कान से तुम भी सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तुम अपना दिमाग लगाओ कि वाकई में है क्या चीज, रियलिटी क्या है। क्योंकि आज इसकी गुणगान कर रहा है, कल देखोगे वो किसी और की गुणगान करेगा, उसमें चला गया तो ऐसे ही यार बहुत सेल्फिश हो गए लोग, स्वार्थी हो गए हैं। देखो खैर इसमें जाए उसमें जाए अलग बात है, लेकिन हमेशा कोशिश करो, कंट्री अपना है, उससे प्यार करो, उसके लिए लॉयल रहो, उसके लिए ऑनेस्टी रखो, लोगों को अपना मानो, वो मैटर करता है। बाकी तो तुम इस घर में उस घर में, हमें उससे मतलब है ही। हमारे लिए तो हम सब, हमारे लिए हमारे। तो अब चलते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, जो इलम सिंघवी साहब का जो कमेटी जो बना था, इनका इस कमेटी को जो लीड कर रहे थे सिंघवी साहब, तो उस समय राज्यसभा के मेंबर भी थे। तो ये कमेटी जब बना तो इसमें कमेटी में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, टू रजिस्टर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ सर्टेन कैटेगरी एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होल्डर। तो देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड 1999 में ही शुरू हो गया था, 99 में। 2002 में थोड़ा उसको और मॉडिफाई किया गया था, कुछ प्रोविजन जोड़े गए थे। अब देखो 2003 में ये डिसाइड किया गया कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उसमें से सर्टेन कैटेगरी एज उनको उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होल्डर के रूप में उनको रजिस्टर कर दिया जाए। उनको ये कार्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाले पर्सन को इनको ओसीआई का होल्डर का स्टेटस दे दिया जाए। वो 2003 कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजन जोड़ा गया। लेकिन मैं बता दूं 2003 में जोड़ा गया, लेकिन जो ये इनफोर्स 2003 में नहीं आया, 5 में आया। वो मैं डेट मेंशन करूंगा नीचे। स्कीम कब से इनफोर्स में आया, 2005 से। 2003 में विचार विचार कर लिया गया, एक्ट में जोड़ दिया, अमेंडमेंट में करके जोड़ दिया गया। पीआईओ को अब दे दिया जाए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाले जो पर्सन है उनको ओसीआई होल्डर का। अब देखो हेंस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 मेड प्रोविजन फॉर एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होल्डर बाय द पीआईओ ऑफ 16 एस्पायर बाय द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन के लिए। और उसमें भी 16 सिर्फ 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज में, जो 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज में रह रहे हैं इंडिया के ओरिजिन वाले पर्सन, उन्हीं के लिए, अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उस 16 वाले में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नहीं थे। क्लियर। अब वो में 16 में और कौन कौन कंट्री जो बोला गया, वो कंट्री हमें यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि अब आगे जो कुछ और बना इसमें 16 वाले को ही प्रोविजन को खत्म कर दिया गया कि आप जो सिर्फ 16 वाले कंट्री को सिलेक्ट किया, 16 नहीं हर कंट्री, सिर्फ और 2 को छोड़कर, सिर्फ यही 2 को छोड़कर आएगा आगे। और उसमें 16 में कौन कौन थे एग्जाम में पूछे कि जो 16 स्पेसिफाइड कंट्री थे उसमें कौन कौन कंट्री थे पढ़ने के बाद। दिस अमेंडमेंट जो 2003 का अमेंडमेंट आल्सो ओमिटेड ऑल प्रोविजन रिकॉग्नाइजिंग और रिलेटिंग टू द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्ट। देखो मैं बता दूं 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट था उसमें कॉमनवेल्थ सिटीजन का भी प्रोविजन था। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, कॉमनवेल्थ किसको बोलते हैं पता है ना, और उसकी भी सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई थी 1955 में। मैं आगे बताऊंगा, अभी पता नहीं उसमें शायद बताया नहीं। और 2003 एक्ट के जरिए वो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का कंसेप्ट हट गया। इंडिया का अपना सिटीजनशिप, साथ में इंडिया के जो थे, इंडिया एक कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप इंडिया प्रोवाइड करती थी। फिर भी वो ड्यूल सिटीजनशिप नहीं था, वो सिटीजन समहाउ अदर थे। जैसे ओसीआई सिटीजनशिप दिया गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एक ए होल्डर बना दिया गया, कहीं ना कहीं इसको भी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दिया गया। बताए ना कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो ये जो इंडियन सिटीजनशिप होता है वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, उनकी राइट अलग है थोड़ा। जो अथॉरिटी उनको जो अधिकार दिए गए हैं, दायित्व या ड्यूटी दी गई, इस ओरिजिनल सिटीजनशिप के कंपेयर में थोड़ा अलग है, कम है कह सकते हो। वैसे ही कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप था उसमें। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप कहने का मतलब वो कंट्री, कॉमनवेल्थ कौन होते हैं, ब्रिटेन जिस पर पहले से ऑक्युपाई कर रखा था, जो उसके कॉलोनी थे उनको सबको मिलाकर
एक कॉमनवेल्थ बनाया गया, उसके हेड रहे यूके ही, और कहीं ना कहीं यूके के जो आप कह सकते हो क्या किंग या क्वीन है वहाँ, तो वो कॉमनवेल्थ नेशन के हेड रहे। वो आगे मैं और डिटेल बताऊंगा। तो और उसमें एक प्रोविजन रखा गया कि जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं अपने कंट्री को कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप देंगे। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी कहीं ना कहीं यूके के द्वारा एक्ट के जरिए। यूके में वो अपने एक्ट में मेंशन करेंगे कि ये कंट्री हमारी कॉमनवेल्थ में आते हैं और ये कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप हम इनको प्रोवाइड करेंगे। वो और आप अपने एक्ट में मेंशन करोगे कि हमारे कंट्री के लोग कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी इनको रहेगा, एक तो इंडियन सिटीजनशिप एंड कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, क्योंकि यूके प्रोवाइड कर रही है। इससे यूके में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप होने से, वो मैं बताऊंगा। 2003 में हमने कहा कि हमको सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप को फॉलो करेंगे, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप हमारा कोई भी मेंबर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप उसको नहीं रहेगा। ये कॉमनवेल्थ के मेंबर भले हम हैं, कॉमनवेल्थ गेम होती है ना इंडिया में भी कॉमनवेल्थ गेम, लेकिन हम उसके सिटीजनशिप वाला जो प्रोवाइड करने वाला प्रोविजन खत्म कर दिया 2003 से। देखो द स्कीम ओसीआई स्कीम फोर्स में कब आया? 2 दिसंबर 2005, दिसंबर 2 दिसंबर को 2005 से ये इन्फोर्स में है। 3 में एक्ट में जोड़ दिया गया अमेंडमेंट करके, लेकिन फोर्स आते आते 2 साल लग गए। तो ये है। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप और जो भी आएगा। चलो तो देखो अब है कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। देखो इसको वर्बली मैंने डिस्क्राइब किया था, मतलब कब, जब मैंने बताया था कि इंडिया ने ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट यूके से लिया, लेकिन यूके क्यों खुद ड्यूल सिटीजनशिप को अपनाया मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पहले बोल चुका हूँ वर्बली, अब नोट्स के फॉर्म में आने की टाइम आया तो मैं यहाँ भी दिखा दिया। भले ये नहीं बताता, अभी बता तो पहले चुका हूँ, कभी सुनोगे कभी पढ़ोगे या बुक में ज्यादा जाओगे तो आपको समझ में तो आना ही आना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। सिर्फ यही है कि अब यहाँ नोट्स के फॉर्म में सामने मेंशन है। देखो कहते हैं, मैं पहले थोड़ा लाइन रीड कर दूं। बिफोर 1949 1949 से पहले all citizen of British Empire were British subject and owed allegiance to the crown। क्राउन में किंग क्वीन, वहां के ताज कहो या वहां के महाराजा राजा, ये हुआ क्राउन कहते हैं। तो ये कहने का मतलब हुआ कि जो भी सिटीजन ब्रिटिश एम्पायर के, यानी ब्रिटिश की कॉलोनी के जो भी सिटीजन रहे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे कि वो ऑल सिटीजन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटिश का एम्पायर कनाडा में भी रहा, ऑस्ट्रेलिया में रहा, इंडिया में रहा, साउथ अफ्रीका में भी रहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब में रहा। यहाँ के जो सब्जेक्ट थे, यहाँ के जो सिटीजन थे, वो ब्रिटिश के भी सब्जेक्ट कराते थे, ब्रिटिश के भी जन, ब्रिटिश के ही आदमी कहलाते थे, क्योंकि सब पे ब्रिटिशर का ही कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल है, कब्जा है या रूल कर रही है। एंड हमारा अल्टीमेटली किसके लिए अलेजियंस होता था? क्राउन के लिए। क्राउन के नाम पर ही आपको यहाँ का सिटीजनशिप दिया जाता था, जहां जहां के आप हो। ठीक है, ओ अलेजियंस टू द, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ओ अलेजियंस टू द क्राउन ऑफ द यूनाइटेड ब्रिटेन, ये कहलाता था। एक तो ये। अब आगे चलते हैं, ब्रिटिश नेशनल। अब देखो आगे एक एक्ट आया 1948 में आया था, आगे मतलब उससे पहले 49 से पहले, द ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1948 एक्ट जानने की जरूरत नहीं है। रीडिफाइन ब्रिटिश सब्जेक्ट एज, ब्रिटिश सब्जेक्ट को फिर से डिफाइन किया है, ब्रिटिश सब्जेक्ट एज एनी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इट्स कॉलोनीज और अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज एंड allegiance to the crown was no longer a requirement to hold British subject status। मतलब पहले जो आपको allegiance जो मेंशन कर रहे थे क्राउन के लिए, अब ये ब्रिटिश सब्जेक्ट होने के लिए, ब्रिटिश के जन होने के लिए, ये स्पेशल आपको इसमें साइन या ऐसा डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं रहेगा कि आपको allegiance करना है ब्रिटिश क्राउन को। क्यों? क्योंकि कंट्री जब इंडिपेंडेंट कहीं हो रही थी उस समय के टाइम में, इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुआ, तो हम हेड, अपने इलेक्टेड हेड प्रेसिडेंट को बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं, और हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना रहे थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अलेजेंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए था, और हमारे हेड, स्टेट के जो हेड है, देश के जो हेड है, प्रथम नागरिक जो हुए वो प्रेसिडेंट हुए, हेड ऑफ द स्टेट, हम रिपब्लिक हो गए। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ में जो उनकी हेड ऑफ स्टेट सारे कंट्री के कौन होते थे उस समय?
क्रॉन ही को माना जाता था, उन्हीं को संबोधित किया जाता था, उन्हीं के नाम पर होता था। लेकिन बाद में अदर कंट्री बोला कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा हेड हो, जो हमारा चुना हुआ हो, इलेक्शन से बना हो, प्रेसिडेंट हो, हमारा हेरिडेटरी आपका परिवार वाला, उसको हम हेड नहीं चाहते हैं। अब ऐसे केस में कॉमनवेल्थ से हटो। तो यूके चाहेगा कि कॉमनवेल्थ से क्यों, हमसे सबका लगाव रहे, हमारे पास ही रहे, सबको हम लीड करते रहे। तो ठीक है भाई, ये प्रोविजन है जो ये है कि हमारे क्राउन के लिए अलेजेंस होना चाहिए, तो इसको प्रोविजन को हटा देते हैं। हमारे ब्रिटिश सब्जेक्ट कहलाओगे, फिर भी कॉमनवेल्थ का मेंबर कहलाओगे, लेकिन ये अलेजेंस आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन को या अपने प्रेसिडेंट के लिए, अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए, जो भी हो वो आप रखो अपने हिसाब से। ये प्रोविजन जोड़ के इसलिए जोड़ दिया गया। समझ में आया? ठीक है। और दूसरी बात, उसने ड्यूल सिटीजनशिप को परमिट किया क्योंकि इसके जो जो आदमी लोग थे बहुत सालों से ये सब कॉलोनी में रह रहे थे, तो अब उनको वहां का सिटीजनशिप तो पहले से ब्रिटिशर सब्जेक्ट कहला रहे थे, ब्रिटिश यूके का सिटीजनशिप था, अब वो सिंगल सिटीजनशिप था उनके पास। अब है कि आजाद हुए तो अब अपना अपना कंट्री बना दिया नियम कि हम अपने कंट्री के लोगों को एक ही सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, अपना कंट्री का सिटीजनशिप देंगे हम, तो अपना अपना कंट्री का सिटीजनशिप देने लग गया। तो अमेरिका, इंडिया का इंडियन सिटीजनशिप डिफरेंट डिफरेंट का अलग अलग सिटीजनशिप प्रोवाइड होना शुरू हो गया। अदर कंट्री जो ड्यूल सिटीजनशिप को प्रोवाइड करते थे वो भी अपना सिटीजनशिप देने लगे। अब यूके का नियम था कि वो एक ही सिटीजनशिप को फॉलो करती है, तो वहां अपने आप जो 50 साल 100 साल से मान ली कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो पर्सन, तो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप अब उसको मिलेगा ना। अब वो क्या, वो गोरा था, यूके से ही अपना रिलेशन था, बहुत सारे एंसेस्टर उसके वहां यूके में थे। यूके के नियम के अनुसार यूके एक ही सिटीजनशिप को फॉलो करती है, तो जब उसको जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आजाद हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने अपना सिटीजनशिप दिया, तो उसके सिटीजनशिप यूके वाली तो चली गई। वैसे तो यूके के बहुत सारे हर जगह राज करके रख रखे हो, तो उनके तो बहुत सारे सब्जेक्ट हर जगह है ना, अपने लोग बहुत सालों से रहते रहते वहीं के हो गए कुछ ऐसे। तभी तो इंडिया में एंग्लो इंडियन के लिए पार्लियामेंट में 2 सीट रिजर्व था कि बहुत सारे खानदान ऐसे रह गए। हालांकि धीरे धीरे गायब होते गए, आजादी के बाद कुछ साल रहे होंगे। अब तो बहुत कम पॉपुलेशन उनकी बची है। आप कितने दिखते हैं आपको कम, जो ऐसा दिखने के बाद भी लग जाए कि इंडियन ओरिजिन है, मतलब यूके का ओरिजिन है या ब्रिटिशर ओरिजिन है, उनका बहुत कम है। तो उनके लिए ऐसा प्रोविजन लाया गया कि भाई हमारे पर्सन, हमारे जन जो वहां रह रहे हैं, उनका सिटीजनशिप खत्म ना हो, तो चलो हम सिंगल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट न रखे, अब ड्यूल सिटीजनशिप को हम अपनाते हैं। यूके ने ड्यूल सिटीजनशिप को इसलिए परमिट किया। अब देखो ये बताया, द चेंज वाज आल्सो नेसेसरी टू रिटेन ए नंबर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज दैट विश टू बिकम रिपब्लिक रादर देन रिटेन द मोनार्क एज हेड ऑफ द स्टेट। जो बोला वही बात है। एट फर्स्ट कॉमनवेल्थ सिटीजन हेल्ड द ऑटोमेटिक राइट टू सेटल इन द यूनाइटेड किंगडम। देखो जिसको जिसको कॉमनवेल्थ का सिटीजनशिप मिला हुआ था, यूके ने डाल रखा था कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप आपको मिलेगा जो जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। तो उस समय स्टार्टिंग में क्या था, उनको इंडिया को भी कॉमनवेल्थ सिटीजन, इंडिया के लोगों को भी कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप मिला, तो इनको राइट था कि यूके में जाके आसानी से सेटल कर सकते हो यूके में। ठीक है, ऐसा साथ में जो जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का जहां जिस कॉमनवेल्थ के जो जो मेंबर थे वहां कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का ऑटोमेटिक कंसेप्ट था। ठीक है, और वो सब कंट्री के लोग यूके में आराम से जाके रख सकते थे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब आदमी बहुत ज्यादा वहां जाने लग गए धीरे धीरे। यूके का तो खराब हाल बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के हो गया, लेकिन इतना भी खराब नहीं हुआ कि भाई अपने ही कॉलोनी से पीछे थे। जहां जहां राज किए उससे तो बेटर ही कंडीशन में यूके रहा ना, अभी तो है ही। कितना भी खराब हुआ तो बहुत सारे लोग इन्फ्लक्स होते रहे, उनके पास बढ़ते गए, तो फिर पार्लियामेंट को एक नियम बनाना पड़ा, एक कानून बनाना पड़ा। वहां के लोगों ने खुद डिमांड की भाई बहुत हो गया, बहुत लोग आ गए ऐसे गलत तरीके और आते जा रहे हैं। तो दिस वाज फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1962। 1962 में जब हम चाइना से जब वार कर रहे थे, याद रखोगे, उस समय उन्होंने एक कानून बनाया। कानून का नाम मैंने मेंशन नहीं किया, लॉ का नाम, एक्ट का नाम मेंशन नहीं किया, जरूरत ही नहीं। विच यू इम्पोज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब अपने पास आए, इमिग्रेशन यहां से जाए तो इमिग्रेशन, ये आई मिग्रेशन, वो इमिग्रेशन। आई मिग्रेशन से याद रखो, आई मिग्रेशन अंदर आता है, इमिग्रेशन बाहर जाता है। इम्पोज इमिग्रेशन जो अपने पास आ रहे थे, मतलब सॉरी आई मिग्रेशन, तो इसको इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, कंट्रोल किया।
इमिग्रेशन कंट्रोल्स ऑन द सब्जेक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड द मेन ब्रिटिश लैंड। मेन ब्रिटिश लैंड के जो दूसरे सब्जेक्ट हुए, सब तो ब्रिटिश सब्जेक्ट आप कह रहे थे उसमें, तो यहाँ से जो बाहर वाले जो लोग यहाँ आ रहे थे ना, उन पर कंट्रोल कराया। भाई ऐसा नहीं कि आप जो पहले बोल रहे थे कि सिटीजनशिप है तो आसानी से आके यहाँ रह सकते हो, नहीं, उसके लिए भी अपना क्राइटेरिया बनाना शुरू कर दिया और रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है, देखो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ए सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ मेंबर स्टेट। वही मैंने बोला, कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं तो उनको ऑटोमेटिकली वहां के लोगों को भी कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप मिल जाएगा, उसके लिए अलग कोई कानून की जरूरत नहीं है। एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप इज टाइड टू द डोमेस्टिक नेशनलिटी रेगुलेशन ऑफ ईच मेंबर स्टेट। मतलब अपना कंट्री का जो कॉमनवेल्थ कंट्री से इंडिया है, तो आप किसको एक्विजिशन, कौन कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप किसको मिलेगा किसको ना मिला, वो अपना पर्सनल लेवल पर अपना नियम बनाए, कानून बनाए। जैसे हमने अपना कानून बना के 2003 में क्या कहा, आप किसी को कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप नहीं रहेगा। हम अपने आप को कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप यहाँ से खत्म कर दिया। कॉमनवेल्थ के मेंबर थे हम, अभी भी हैं, लेकिन अब कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप यहाँ किसी को अब ना रहेगा। हमारे नागरिक हमारे ही नागरिक सिर्फ रहेंगे। देयर इज नो सेपरेट प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग दिस स्टेटस। इसका स्टेटस को ऑब्टेन करने के लिए कोई इंडिया के लोग अप्लाई करें यूके में, हमको कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप चाहिए, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं। एंड इट इज ऑटोमेटिकली लॉस्ट इफ एन इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर ए सिटीजन और क्वालिफाइड नेशनल सिटीजन और क्वालिफाइड नेशनल ऑफ ए मेंबर स्टेट और इफ देयर कंट्री इज रिमूव फ्रॉम शेड्यूल 3। मतलब यूके में जो रूल बना हुआ है कॉमनवेल्थ सिटीजन के लिए, उसमें शेड्यूल 1 to 3 है, हमें जानने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 3 में कौन कौन नेशन को कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप वो प्रोवाइड करती है वो मेंशन है। उस लिस्ट में अगर वो कंट्री नहीं है तो ऑटोमेटिकली चला गया, मतलब उस कंट्री को कोई भी लोग कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप उनको नहीं रहेगा। तो वो बातें यहाँ कही गई है। और कोई कंट्री अगर मेंबर भी नहीं रहा तो वही सेम बात है, और खुद अपना नियम बना लिया कॉमनवेल्थ का सिटीजन हम किसी को नहीं देंगे अपने लोगों को, तो वो भी गया। ऑल कॉमनवेल्थ सिटीजन्स में रिसीव कंसुलर। हाँ, इसका बेनिफिट देखो, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप रहने का बेनिफिट क्या है। कॉमनवेल्थ सिटीजन है अगर कोई किसी को मिला हुआ है, मतलब कोई कंट्री कॉमनवेल्थ का है और सारे अपने लोगों को कॉमनवेल्थ सिटीजन देता है, तो कभी इमरजेंसी में कहीं दूसरी कंट्री में रह रहे हो, ठीक है, जैसे एक पल के लिए मान लिया मैं कि जैसे नाइजीरिया में रह रहे हो, ठीक, नाइजीरिया में रह रहे हो, वहाँ कुछ में फंस गए, वहाँ के हमारे सिटीजन, और हमारा वहाँ इंडियन कंसुलेट नहीं है या ऑफिस नहीं है या ऑफिस छुट्टी पे है, कुछ भी मैटर हो, तो हमारे जो लोग हैं ना इंडिया के सिटीजन, उनको कॉमनवेल्थ सिटीजन है, तो वहाँ यूके का कोई एम्बेसी है ना, तो वो अपना कॉमनवेल्थ सिटीजन है, स्टेटस है, तो यूके के एम्बेसी में जाकर उनसे कोई डिमांड कि हमारा जुर्म हो रहा है, हमें सताया जा रहा है या हमें जेल जाना है, जहाज का अरेंजमेंट करा दे, यहाँ है जो डिजास्टर आ गया, यहाँ महामारी फैल गई, यहाँ लोगों को मारा जा रहा है, सिविल वार छिड़ा हुआ है, हम सेफ नहीं है, तो उस केस में यूके वाली जो एम्बेसी है ना, यहाँ वहाँ डिप्लोमेट ऑफिस है, कंसुलर ऑफिस है, वो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसके कॉमनवेल्थ के सिटीजन, मतलब यूके के ही आप सब्जेक्ट कहलाएं, तो आपको भी अपना मानेगी, तो वैसे मदद करेगी, आपको अधिकार होगा उसके तहत कि आप वहां जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगा। ये और बात है कि ऐसे किसी और एम्बेसी में जाते हो आप तो जा सकते हो, लेकिन आपको गौर से वो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपकी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, आपकी यूके की एम्बेसी जो वहां है नाइजीरिया में, उनसे बात करें कि हमारे लोग फंसे हुए हैं, प्लीज आप उसको मदद करें, आपके पास जाएंगे और कुछ मदद कर सकते हैं, क्या आप कोई जहाज प्रोवाइड कर सकते हैं, शिप प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ है आपके अरेंजमेंट, तो वो कोऑर्डिनेट करेगी तो ही आप जा सकते हैं। और अगर ये कॉमनवेल्थ का सिटीजनशिप है तो आप उनके अपने सब्जेक्ट हुए, उनके भी सब्जेक्ट हुए, तो कोई उधर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे वहां। ये बात है इसमें मेंशन की गई है, ठीक है, देख लोगे। अब वाइल रिसाइडिंग इन यूनाइटेड किंगडम, जैसे यूनाइटेड किंगडम में तो रह भी सकते थे जब मिला हुआ था, वहां नौकरी का भी राइट था, लेकिन कौन से पोस्ट में, नॉन रिजर्व सिविल सर्विस पोस्ट, रिजर्व सिविल सर्विस पोस्ट नहीं, कुछ पोस्ट थे नॉन रिजर्व सिविल सर्विस, नॉन रिजर्व पोस्ट, उसके लिए यहाँ जो बाहर कॉमनवेल्थ के सिटीजन जो है वहां जाके एक तो सेटल भी हो सकते हैं, वहां नौकरी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, पढ़ो, कंपटीशन निकालो और जॉब भी लो, एंड आर एलिजिबल टू इनलिस्ट इन द ब्रिटिश आर्म फोर्सेस, वहां ब्रिटिश आर्म फोर्सेस में भी नौकरी आप ले सकते थे। अब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट प्रोविजन अब और बनते जा रहा है, और अंदर और भी हो, उतना जानने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका बेनिफिट क्या था उस समय ये बताया है मैंने।
एंड डिफरेंट कॉमनवेल्थ मेंबर नेशन फॉलो प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड रेसिडेंसी पॉलिसी इन दियर कंट्री। मतलब जो जो डिफरेंट कॉमनवेल्थ के जो मेंबर हैं कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपना नियम खुद अपने देश के लिए कि अगर कोई पर्सन कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का स्टेटस है तो हमारे यहाँ कैसे किस बेसिस पर उनको हम अपना सिटीजनशिप दे सकते हैं, कैसे यहाँ रेसिडेंस दे सकते हैं, कैसे किनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का अगर कार्ड दिखाते हो तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा, हमारे यहाँ नौकरी में प्रेफरेंस मिलेगी, या रहने का, जमीन खरीदने का, या आप कह सकते हो या यहाँ वोटिंग देने का भी, या यहाँ कॉमनवेल्थ का अगर सिटीजन का स्टेटस मिला है तो आप यहाँ वोट भी कर सकते हो। ऐसा कुछ और भी अपना अपना डिफरेंट कंट्री ने बना रखा था, यहाँ भी बना रखा है। तो डिफरेंट कॉमनवेल्थ मेंबर नेशन, डिफरेंट कॉमनवेल्थ नेशन फॉलो, क्या फॉलो करते हैं, प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप एक्विजिशन, मतलब सिटीजनशिप एक्विजिशन करने के लिए प्रेफरेंशियल मतलब विशेष देते, एक तरह से अधिकार देते हैं। प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड रेसिडेंशियल पॉलिसी, रहने का पॉलिसी है, सिटीजनशिप का पॉलिसी, और भी प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस का मतलब आप क्या बोलते हो, प्रेफरेंस देने का मतलब किसी को प्रेफरेंस दिया, तजब्बु बोलते हैं, हाँ तजब्बु या प्रायोरिटी या प्राथमिकता देते हैं। तो ये हुआ सिटीजनशिप, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का। ये मैंने पिक्चर रखा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का, ऐसे एक कार्ड होता है, ये एक कलर, एक इससे पहले मैंने दिखाया नेवी ब्लू, ऐसा कलर थोड़ा डार्क ब्लू है। और कुछ पर्सन लोग डिमांड किया, मीटिंग वीटिंग हुई, ये यूके का ही फ्लैग है, ये यूएसए का फ्लैग है यार, इंडियन फ्लैग है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ किसका फ्लैग है, बताओ, वो आपका काम है, इतना तो कुछ काम को तुमको भी दे दूं। ये है गैजेट ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का राजपत्र। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो गैजेट में पब्लिश होती है, गैजेट के फॉर्म में, इसको बोलते हैं गैजेट ऑफ इंडिया। कोई भी देखो कोई बिल एक्ट आएगा तो ऐसे ही लिखा रहेगा गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, और बिल्कुल सेम फॉर्मेट ऐसे एकदम आपको कलर रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 एक्ट में, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो उतना बवाल मचा हुआ था, कितने पेज का था वो देखोगे, 4 पेज का, ऐसे 4 ही 5 पेज का है। उसको में भी बहुत पैराग्राफ ये वो घुमा फिरा कर जैसे लिखा जाता है, तो 4 पेज का लगभग था। उसके लिए एकदम पूरा कितना होगा चल रहा था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात कर रहा हूँ, ये 2003 एक्ट से रिलेटेड था, तो उस एक्ट उस पेज को मैंने आगे यहाँ रख दिया है। थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा कर देता हूँ, और ज्यादा बड़ा करूंगा तो फिर हैंग हो जाएगा, पता नहीं क्या होता है इसको। लॉ एंड जस्टिस ए अमेंडमेंट एक्ट 2003, अब देखो उसी समय ये कब का है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये है कौन है, उनको तो जानते ही हो, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये देखो कहीं लिखा होगा, हैदराबाद में लिखा हुआ है। डेट क्या है, डेट हैदराबाद में, देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी लिखा जाता है, ये थोड़ा और बड़ा कर दूं, ये है 7 ऐसे लिखा जाता है हिंदी में। जानो 1 कैसे, 2 कैसे, 3 कैसे, 4 कैसे, 5 कैसे, 6 कैसे लिखी जाती है, 7 कैसे लिखी जाती है, 8 कैसे लिखा जाता है। मैंने कभी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा था, आपको भी कम से कम उतना जान लो, 1 से 10 तक कैसे लिखा जाता है जान लो। तो ये है 7 है और ये है 9, 7 से 9 के जनवरी के बीच में हुआ था। 9 जनवरी को हम मानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन क्यों करते हैं वो आगे मैं बताऊंगा। 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी वो अफ्रीका से इंडिया में आए थे, तो उस डेट को माना गया है फेस्ट के फॉर्म में, और प्रवासी भारतीय दिवस में सेलिब्रेट किया जाता है। डिफरेंट कंट्री में जो हमारे लोग हैं कहीं इकट्ठा होंगे, बात विचार डिस्कस होगी, तो ऐसे हैदराबाद में इकट्ठा हुए। उस समय 2000 की बात है, तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आजाद। डिफरेंट देखोगे डिप्लोमेट होंगे या ये डिफरेंट ऑफिसर, और बाहर इधर जो बैठे हुए आप दिख रहे हो, तो ये हमारे कौन होंगे, डायस्पोरा में सब आ गए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाले पर्सन जो बाहर रह रहे हो वहां आके मीटिंग वीटिंग ये सब वो सब जो भी चला। सो
कोई भी देखोगे कॉन्फ्रेंस होगा, अभी तो तुम लोग को नहीं पता हो, कॉन्फ्रेंस में जब जब क्वालिफाई होगे जाओगे तो कॉन्फ्रेंस में सबके गले में ये आईडी कार्ड ऐसे एक बनाई जाती है, ऐसे लटकाई जाती है, सबका ये पहले से रजिस्टर करवाना होता है, ये पर्सन रजिस्टर है, मोबाइल नंबर, जब जाओगे एंट्री होगी तो वहाँ पहले आपको नाम पर कार्ड बनाकर गला में पहनाने के लिए दे दिया जाता है, सब लोगों के गले में ऐसे लटका रहेगा। तो और क्या बोलूँ, अभी तो बच्चे हो पता नहीं है, कभी अटेंड नहीं किए हो, वो तो करते करते उम्र खत्म हो चुकी है। खैर तो चलो ऐसे रख दिया है, बताने की बात है। टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरी वन। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी है सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहां ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसा है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया कि बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेन्स रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं,
मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @ओके एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ, इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है, तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी। ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, तो ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।